वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे पार्टी। हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन वाले पोर्शन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और पॉपुलेशन ग्रोथ कवर कर चुके हैं। क्लियर। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी पे किस तरीके से नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। उससे हमें एक फॉर्मूला मिला था, N t+1 इज इक्वल टू N t प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक है, मतलब जो फैक्टर एडिशन में रोल प्ले करेंगे उनको प्लस, एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको प्लस करके पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को माइनस करना है। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ उसी कॉन्सेप्ट को आगे देखना है, जिसमें कि ग्रोथ मॉडल आ जाता है। अब कुछ चीज़ें बेटा इसमें एकदम ध्यान में रखना है, आराम से पढ़ेंगे, कोई ऐसी मैथ्स नहीं आ रही है, कोई ऐसा भयंकर वाला ग्राफ नहीं आएगा जिससे आप घबराए हो, तो एकदम आराम से देखना। ठीक है। ग्रोथ मॉडल मेनली क्या है, देखो इन्वायरमेंट, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करो, किसी भी हैबिटेट की बात करो, किसी भी लेवल पे बात करो, एक इंडिविजुअल से लेके एक पॉपुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी बात करो तो उसका जो सर्वाइवल है दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, क्या रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कैसा फैक्टर के रिस्पॉन्स दे रहा है, इस पर डिपेंडेंट है। तो वही एक चीज़ है यहाँ पे कि जो भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे हम ग्राफ की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जब ग्रो कर रही है तो वो उसमें क्या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है। ठीक है। अब उस पैरामीटर पे दो दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो रिसोर्सेज एकदम अनलिमिटेड हो, जैसे हम तुम्हें कोई ऐसी कंडीशन दे दें कि तुम्हें यहाँ पे रहना है, न पढ़ना है न लिखना है, खूब मन भर के, मतलब जिसको जैसी चॉइस हो। कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो उसको खूब सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक दे दें और खूब सारा मतलब उसके मनपसंद का खाना दे दें और उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक एटमॉस्फेयर दे दिया गया। तो अब इसमें वो जो यूटिलाइज करेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हुआ, 2 के पावर n वाला। ठीक है, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। अब हमें क्या देखना है कि क्या नेचर में इस तरीके का अवेलेबिलिटी है क्या। यस, नेचर में इस तरीके का ग्रोथ एक लिमिट तक कौन सा सिस्टम शो करता है, माइक्रोबियल। और राइट नाउ जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो भी अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही शो कर रही है, बट कहीं ना कहीं जाके वो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कन्वर्ट होगी, क्योंकि दैट ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी इन्वायरमेंट का, किसी भी जो सराउंडिंग है उसकी एक कैपेसिटी की वो कितना कैरी कर सकती है, एक हायर कैपेसिटी की, ये कैपेसिटी के इतनी पॉपुलेशन, इतना रिसोर्सेज, एक लिमिट। ठीक है, कि वो उसने को ही कैरी कर सकती है, इसके बाद वो ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको क्या दिख रहा है बेटा, सेम सिंपल सा फैक्टर है कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ग्रो करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम कंटिन्यूस कल्चर वाला सिस्टम देखें माइक्रोब्स का, अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ फेयर में वहाँ पे भी हम ग्राफ बताएंगे, उसमें आएगा वो। तो उसमें क्या होगा कि आप न्यूट्रिएंट को, एक शॉर्ट में बताया भी रखा है मैंने बायोटेक्नोलॉजी में, आप न्यूट्रिएंट को मेंटेन रखो, माइक्रोब कितने ग्रो कर रहे हैं उनको उनको बाहर निकालते रहो। ठीक है, और आप एक वहाँ पे मीडियम जो उनसे प्रोडक्ट जनरेट हो रहा था उस प्रोडक्ट को निकाल लो, जो उन्होंने न्यूट्रिएंट यूज़ किया उस न्यूट्रिएंट को और ऐड करके एक कंटिन्यूस बैच कल्चर हमने बना दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो माइक्रोब्स बढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेंगे। क्लियर। बट नेचर में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो इतना फेवरेबल हो, इतना अनलिमिटेड आपको रिसोर्सेज दे रहा हो और आप उसमें ग्रो करें। तो हम लोगों को हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम फ्रीडम दी गई है कि हंसते खेलते चलो भैया, मूवी देखो, गेम खेलो, ये खा लो, वो खा लो, ये सारी चीज़ें करो और दिन तुम्हारा अच्छे से बीतेगा। ठीक है, और तुम्हारे नीट का प्रिपरेशन भी नहीं, एक वहाँ पे फोर्स अवेलेबल है, एक पुश कर रहा है तुम्हें, एक दबा के रखा हुआ है, चाहे वो मम्मी पापा या तुम्हारा खुद का या टीचर्स का या कहीं से भी तुम्हारी इच्छाओं का कुछ भी है, वही क्या है, एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक उस पर
वहाँ पे एक फोर्स लगा रखा है, उसने लिमिट कर रखा है, नहीं इससे ज़्यादा तुम मस्ती नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तुम गेम नहीं खेल सकते, इससे ज़्यादा तुम चीज़ों को नहीं खा पी सकते, वो सारी चीज़ें, अदरवाइज तुम्हें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्लियर बेटा? तो वो हो गई उसकी कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड होगा। तो दो तरीके के यहाँ पे हम लोग को मॉडल पढ़ने, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड सेकेंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हमें किस रिस्पेक्ट में देखना है? टाइम और पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है जे शेप कर्व। देखो ये वाला कर्व देखो ध्यान से, तो ये जे शेप कर्व है, हम डिफरेंसेस भी बताएंगे, एंड ये एस शेप कर्व है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, ये सिग्मॉइड कर्व है, बेसिक से ग्राफ है, ये पहले भी पढ़े होगे तुम लोग, और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये 2 की पावर n के फॉर्म में बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चा? तो इन्हीं दोनों के फॉर्मूले और इन्हीं दोनों के कंडीशंस हमें देखना है नेचर में किस तरीके से। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम्स शो एनी स्पेसिफिक एंड predictable pattern? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animals population in nature behave the same way or show some restraint on the growth. Perhaps we can learn a lesson or two फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे नेचर ने बना रखा है। ठीक है, अब हम ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो डेटा है देखो ईयर वाइज दिया हुआ है यहाँ पे, ईयर वाइज एंड पॉपुलेशन साइज, एक्स एक्सिस पे ईयर दिया है एंड वाई एक्सिस पे तुम्हारा पॉपुलेशन साइज दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1800 में बिलियंस में दिया है तो 1 बिलियन के करीब था, और ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है 1900 1950 20, अभी राइट नाउ हम यहाँ कहीं हैं और ये ऑलमोस्ट बिलियंस में, हर साल बिलियंस में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो ये किस तरीके का ग्रोथ है बेटा और कैसा कर्व बन रहा है? दिस इज जे शेप। जे शेप कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ह्यूमन पॉपुलेशन तुम्हारा रिसोर्सेज, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ चुका है, हम मेडिकल सिचुएशन से ट्रीट कर सकते हैं, हमारा बर्थ रेट हायर साइड जा रहा है, डेथ रेट कम है। तो इस केसेस में जो पॉपुलेशन की ओवरऑल अर्थ की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो रिसोर्सेज में जो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए, तो उसमें ह्यूमन कैसे है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ कर रहा है, और जो नेचर थोड़े बहुत चैलेंजेस दे रही है उससे वो डील करने के लिए उसने खुद के कुछ रिसोर्सेज भी बना लिए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज राइट नाउ इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जे शेप में ही चल रहा है, बट एट अ टाइम सुना भी हुआ है तुम लोगों ने कि कभी आता है न्यूज़ कि पानी ख़त्म हो जाएगा, कभी आता है कि फूड ख़त्म हो जाएगा, जैसे फ्यूचर फूड में मैंने क्लोरेला एल्गी बताई थी, तो प्रोटीनेशियस कंटेंट में, तो हम डिपेंडेंसी और रिसोर्सेज हमारे बदल जाएंगे क्योंकि हम ह्यूमन है। तो एक लेवल तक हम स्पीसीज नहीं ख़त्म होगी, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग ख़त्म होंगे लेकिन स्पीसीज नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, तो वो स्पीसीज कैसे सर्वाइव करेगी? जैसे अभी मार्स पे जाने का प्लान हो रहा है, तो उस टाइम कैसा सिचुएशन हो, मैं भी इस तरीके से, ओ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं मार्स पे वहाँ पे रहता हूँ, इस तरीके का। तुम कहाँ से हो? तुम वीनस से आए हो, अरे ये तो अर्थ से आया है। तो अर्थ एकदम गांव, जैसे अभी गांव से मुंबई साइड या कोई इंडिया से लंदन साइड जाता है तो उस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, उस तरीके से अर्थ को मे भी ट्रीट करने लगे। अंडर सी प्लांट बन रहे हैं, तुम लोगों ने सुना होगा एलॉन मस्क का, टाटा इंडस्ट्री का, इन लोगों ने कई ऐसे स्टेशन बना रखे हैं। ठीक है, एक स्पेस स्टेशन है इनके पास, अंडर सी इनके पास स्टेशन है। तो मतलब अगर अर्थ पे रिसोर्सेज ख़त्म होगा तो ये ऑलरेडी ऐसा जगह बना रहे हैं जहाँ पे सर्वाइवल, जहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट किया जा सके। ठीक है, मतलब स्पीसीज विलुप्त नहीं होगी। तो एक ये ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जरूर एक्सपोनेंशियल है, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और वहाँ पे भी एक कैरिंग कैपेसिटी है।
क्लियर? राइट नाउ जैसे देखो, अगर हम सिग्मॉइड कर्व को दिखाएं तुम्हें, तो सिग्मॉइड कर्व में भी ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे लो एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे इस ग्राफ को अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊं, तो ये क्या होता है, लैग फेज। ठीक है, और जिसमें ये ग्रोथ होती है वो होती है लॉग फेज। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा ये ग्रोथ वाला। एंड देन स्टेशनरी फेज, और फिर जैसे ये स्लोप नीचे की तरफ आ जाता है तो डेथ फेज हो जाता है। ठीक है, दिस वन इज लो एक्सेलरेशन फेज, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो लो ये वाला पोर्शन देखो, ये दोनों कॉमन है। तो अभी राइट नाउ ह्यूमन बीइंग इस वाले जोन में है, इसलिए वो कैसा शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये कैसा जा रहा है, एक्सपोनेंशियली जा रहा है। तो इस पोर्शन में, क्लियर, जैसे वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगा, मतलब इससे ज़्यादा अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे बर्थ और डेथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब बर्थ और डेथ इक्वल होगी, किसी भी पॉपुलेशन पे ये अप्लाई कर सकते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन। तो जो भी पॉपुलेशन अपने रिस्पेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेज के कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, बर्थ एंड डेथ इक्वल रहेगा। तो वो कैसी रहेगी, स्टेशनरी फेज में आ जाएगी। और ये स्टेशनरी फेज ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा वेवी होता है। पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ कर्व माइक्रोबियल वाले केस में, तो यहाँ पे वहाँ पे उसको और डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ग्रोथ मॉडल में बताया गया। ठीक है, तो लैग फेज जिसमें वो तैयारी कर रहा होता है, धीरे 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 एडॉप्टेशन। अब इसको इवोल्यूशन से अगर हम कनेक्ट करें, तो दिस इज द फेज व्हेन एडॉप्टेशन नेचुरल सिलेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड दिस इज द फेज, एक ही ग्राफ को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं बेटा। दिस इज द फेज जहाँ पे वो फिटनेस को शो कर रहा है, नेचुरल सेलेक्ट तो वो हो ही गया है, फिटनेस को शो कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दिस इज द फेज यहाँ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म आ गई है, एकदम वही वाली कि इतने ही रिसोर्सेज हैं, अब वो इसी में सर्वाइव करेगा। तो उसको अपना बर्थ और डेथ का रेशियो ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा कि वो स्पीसीज सर्वाइव करे। ठीक है, इसके बाद अगर माइक्रोबियल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट यूज करने लगता है, तो फिर उनका डेथ फेज आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना है यहाँ पे। अब हम लोग इस मॉडल के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं फटाफट। जैसे पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे बिलियंस में हमें दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक एक्सपेक्टेड है कि 2048 तक इतना होगा। तो ये अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही चल रही है पॉपुलेशन। ठीक है, जब कोई लिमिटिंग फैक्टर पे वर्क होता है, एक होता है लीनियर ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अ लॉट एंड अ लिटिल, कम रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ कम होगी। ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ हायर रहेगी। अगर ज़्यादा है फिर उसके बाद कम हो रहा है, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में आ रहा है, तो वहाँ पे सिग्मॉइडल कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर, एक्सपोनेंशियल, सिग्मॉइडल, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे। नाउ आ जाते हैं हम थ्योरी में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फर्स्ट, रिसोर्स, फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली essential for the unimpeded growth of a population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. हर स्पीसीज के पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वो कैसे ग्रो करेगी, इस तरीके से, मतलब एक हायर पोटेंशियल को शो करेगी, वो फिटनेस को शो करेगी, और वो मल्टीप्लाई करेगी, अपने नंबर्स इंक्रीज करेगी। अब जस्ट इमेजिन बेटा कि माइक्रोब्स तो मल्टीप्लाई, जैसे ही कोलाई का एग्जांपल लें, एक कोलाई हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जा रहा है। क्लियर? अब जस्ट इमेजिन एलिफेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई करे, टाइगर ऐसे मल्टीप्लाई करे, टाइगर को जो रिसोर्सेज चाहिए, जो उसकी फिटनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई करता रहे, तो हमें चारों तरफ तो ऐसे ह्यूमन से ज़्यादा। अब ये कैसे, फिर वो फूड चेन वाली बात हो जाएगी ना, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, तो ये तो अटैकिंग हो जाएंगे, और ये इकोसिस्टम पूरा मिसमैनेज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो अटैक करेंगे तो हर अटैक को वो खाएंगे थोड़ी ना। ठीक है, तो वो कैसे अपनी ही फूड चेन को वो डिस्टर्ब करेंगे, एक टाइम के बाद उनको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो समझो जरा चीज़ों को। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली, तो हर पॉपुलेशन में जो स्पीसीज है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, वो अपने इनेट पोटेंशियल से, अपने हाई पोटेंशियल से ग्रो करेगी। ठीक है, ये डार्विन ने ही कहा था। एज डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ
natural selection, then the population grows in an exponential or geometric. माल्थस का मैंने बताया था, माल्थस की स्टडी किस में थी, पॉपुलेशन स्टडी में, ठीक है। तो उन्होंने पॉपुलेशन का ग्रोथ का स्टडी किया था फूड अवेलेबिलिटी पे। तो एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक फैशन में उन्होंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। पर कैपिटा बर्थ मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम बर्थ की बात कर रहे हैं। तो बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ न्यू बर्थ, ठीक है। क्या डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसको कैलकुलेट किए थे तो बर्थ रेट आ रहा था। तो बर्थ रेट की बात कर रहे हैं पर कैपिटा पे, क्लियर। तो पर कैपिटा बर्थ रेट आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट सेम वे में, यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगा डेथ रेट, परसेंटेज में भी कवर कर सकते हैं। per capita that's it represented by D. Then the increase or decrease in n is in initial population, ठीक है, population density during a unit time period t is dn by dt will be. अब आई थिंक इतना बेसिक मैथ सबको पता होगा। d जब यूज़ करते हैं तो डेल्टा, ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल चेंज, ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम पे एक पर्टिकुलर स्मॉल चेंज की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डी एन मतलब स्लाइटली स्मॉल चेंज इन पॉपुलेशन, डी टी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, बर्थ माइनस डेथ कर दे, बी माइनस डी, ठीक है। इमिग्रेशन एमिग्रेशन को हटा दिया तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या हो गया, बी माइनस डी इंटू इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। फिर लेट बी माइनस डी को एज्यूम कर दिया आर, देन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा, ठीक है। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, आर किसकी जगह आ गया, बी माइनस डी की जगह। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। इज इट क्लियर, ठीक है। देयर आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मार्क करके रखोगे इस चीज को, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो नेचुरल सिलेक्शन को शो कर चुकी है, जो एडॉप्टेशन नेचुरल सिलेक्शन से जीत चुकी है, अब उसके इंटरनली एक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा होगा, फिटनेस को वो शो करेगी और वो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा। तो इनिशियल पॉपुलेशन से जो नंबर बढ़ रहा है वो क्या हो गया उसका, और ये कैसे कैलकुलेट हुआ, बी माइनस डी मतलब डेथ को माइनस करके जो पॉपुलेशन बढ़ी है, बर्थ नहीं है सिर्फ इसमें, बी माइनस डी है बेटा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनीबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम किसी फैक्टर का अगर इम्पैक्ट देखना चाहेंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में तो उसकी आर वैल्यू बहुत नेसेसरी है। अब इसको समझो बेटा कि आर वैल्यू के लिए हम क्या बोल रहे हैं, बी माइनस डी, ठीक है। बी माइनस डी हम बोल रहे हैं आर वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या वी कैन से द पॉपुलेशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन से जो पॉपुलेशन उसकी इंक्रीज कर रही है, और ऑल्सो इसमें डेथ को भी इंक्लूड किया गया, जितनी डेथ हुई है वो भी इंक्लूड की गई है। तो किसी की आर वैल्यू अगर प्लस में रहनी है, इसका मतलब उसका बर्थ डी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आर वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, किस कंडीशन में, व्हेन बी इज हायर देन डी, ठीक है, बी मैक्स देन डी, ठीक है। एंड माइनस कब होगी, जस्ट इसका वाइस वर्सा कब होगी, व्हेन डी इज ग्रेटर देन बी,
इस केस में माइनस हो जाएगी आर वैल्यू, और आर वैल्यू एक ही कैसे बनी रहेगी, किस केस में रहेगी, व्हेन बी इज इक्वल टू डी। छोटी छोटी चीजें बेटा इसको लिख लेना, व्हेन बी इज इक्वल टू डी, उस कंडीशन में क्या होगी, आर वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर बेटा। फिर से ध्यान से सुनो, आर वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन के नेचुरल सिलेक्शन के बाद वो जिस रेट से वो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इंक्लूडेड बर्थ माइनस डेथ, इसमें बर्थ और डेथ दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। अब व्हेन आर वैल्यू ही आपकी डिसाइड करेगी कि उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है, उस पर्टिकुलर फैक्टर, जिस टाइम में हम जो फैक्टर को स्टडी करेंगे उसके रिस्पेक्टिव आर वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर। नाउ व्हाट, आर वैल्यू शुड बी पॉजिटिव इफ द बर्थ इज हायर देन द डेथ, आर वैल्यू शुड बी निगेटिव इफ द डेथ इज हायर देन बर्थ। ठीक है, एंड आर वैल्यू रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इफ द बर्थ इज इक्वल टू डेथ, जितना बर्थ हो रहा है उतना डेथ हो जा रहा है। ठीक है, जितनी डेथ हो रही है उतनी जन्म भी ले रहे हैं, तो एक पूरा रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी चल रही है, कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो उस केस में आर वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ठीक है, नाउ फिर से देखते हैं, आर इन हिज इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल increase and is a very important parameter chosen for assessing impact of antibiotic or abiotic factor on population growth. Clear है। To give you some idea about the magnitude of R values for the Norway rat, the R is 0.015 and for the floor beetle it is 0.12. अब देखो दो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो किसका पॉपुलेशन ग्रोथ तेज हो रहा होगा, ऑब्वियसली बिटल का हो रहा होगा, आर वैल्यू इसकी हायर है, इसकी लो है। ठीक है, तो जिसकी आर वैल्यू लो है वो धीरे ग्रोथ करेगा, जिसकी आर वैल्यू हाई है वो तेज ग्रोथ करेगा। In 1981, the R value for human population in India was 0.0205. डेटा बेटा सब याद रखना है आपको, मार्क करके रखोगे। ठीक है, 1981 का डेटा है और छोटा सा डेटा दे रहा है नॉर्वे रैट का और फ्लोर बिटल का, तो इसको आप मार्क करके रखोगे। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 0.0205। तो इसके रिस्पेक्ट में हम आर वैल्यू जो पता है तो हम पॉपुलेशन की कैसे ग्रोथ हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट द करेंट आर वैल्यू इज, फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट डेथ रेट आपको गूगल में पॉपुलेशन वाला जो साइट वगैरह होती है गवर्नमेंट, वहाँ पे मिल जाएगा। इसको हम कभी करंट में क्या है वो हम करा देंगे। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये 2016 का सॉल्व किया हुआ है, इसको देखो इसी तरीके से होगा। द एवरेज ग्लोबल बर्थ रेट वॉज 18.5 बर्थ, इसको सॉल्व कर लोगे बेटा। ठीक है, 18.5 बर्थ रेट पर 1000 टोटल पॉपुलेशन इन 2016। द डेथ रेट वॉज 7.8 पर 1000 पे ये निकाला गया है। ठीक है, देन आर इज, अब हम दोनों का बर्थ रेट निकालेंगे। इनिशियली 1000 पे निकाला जा रहा है तो 1000 को इनिशियल ले लिया, 18.5 है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई आधा पैदा हुआ कोई आधा मरा। ठीक है, दैट इज एवरेज वैल्यू। 18.5 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 7.8 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमें बर्थ रेट आ गया, डेथ रेट आ गया, माइनस कर दिया एंड आर वैल्यू कैलकुलेट कर ली पर 1000 में। क्लियर है बेटा, करंट का हम डेटा निकाल के उसको कैलकुलेट करा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो हमें एक आइडिया लग रहा है कि आर वैल्यू से कैसे पॉपुलेशन साइज डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट है। द अबव इक्वेशन, ठीक, ये मार्क कर लेना बेटा। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और ये पूरा जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा एनसीईआरटी का, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ज्योमेट्रिक ग्रोथ मैंने कैसे बताई थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके का ग्रोथ हो रहा है तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा अरिथमेटिक ग्रोथ। क्लियर।
and result in a J-shaped curve when we plot n in relation to time. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation as. अब देखो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया इन्होंने कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें क्या दे दिया गया एन टी, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, क्लियर, इज इक्वल टू n0. n0 is population density at time 0, or we can say it initial population. E is the natural logarithm, E is the base of natural logarithm जो कि कांस्टेंट रहता है 2.71828, ठीक है, एंड R हमें पता है b माइनस डी एंड t इज टाइम, क्लियर है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट पे इसने कैलकुलेट करके एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और अभी हमने यहाँ पे देखो रेड वाला, दिस इज dn बाई dt इज इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, एंड ब्लू वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो कर रहा है. नाउ nt इज इक्वल टू n0 ERT, वेयर nt इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, एंड एनी, ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर है, कुछ इसमें डाउट नहीं आया, ठीक है. एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम. जो भी स्पीसीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगी वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एनॉर्मस ग्रोथ को शो कर सकती है, क्लियर. डार्विन शोड हाउ a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of check. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponential. ठीक है, एक ये मतलब मिथ है एक तरीके से कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक पॉपुलेशन अगर इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. ऑल्दो अगर हम यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर इस तरीके के पॉपुलेशन को भी मेंशन करें तो एक एनॉर्मस ह्यूज पॉपुलेशन इनकी दिखेगी, क्लियर. और ये जो पॉपुलेशन है बेटा, इसको मेंटेन करने में इन्वायरमेंटल फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, रिसोर्सेज रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है, और इनका जो फूड चेन है उस पर भी डिपेंडेंट है. तो आगे हम लोग एक एक चैप्टर में इन सब चीज़ों के अलग अलग इम्पैक्ट देखेंगे. ठीक, पॉपुलर नरेटिव डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट. अच्छा, एक ये जो कहानी दी हुई है, पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. एक कहानी दी हुई है छोटी सी एनसीईआरटी में जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया गया है. द किंग एंड द मिनिस्टर सैट फॉर अ चेस गेम. The king, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister. The minister humbly said that if he won, he wanted only some wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard on grain in square 1, then 2 in square 2. फर्स्ट में फर्स्ट एक ग्रेन, देन सेकेंड में 2, डबल होता जा रहा है, देन 4 इन स्क्वायर 3 एंड 8 इन स्क्वायर 4 एंड सो ऑन, डबलिंग ईच टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ व्हीट ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर अंटिल ऑल द 64 स्क्वायर वर फिल्ड. ध्यान से सुनो. अब उसने क्या, मंत्री ने क्या शर्त रख दी कि कुछ नहीं चाहिए, अगर राजा जी आप जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो 64 स्क्वायर का चेस बोर्ड है उसके हर एक, उसके पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. पहले स्क्वायर में एक ग्रेन रहेगा और दूसरे में उसका मल्टीप्लाई मतलब 2, तीसरे में उसका मल्टीप्लाई मतलब 4. इस तरीके से उसने बोला कि आप मुझे 64 जो स्क्वायर है उसमें व्हीट के ग्रेन दे देंगे, इतना सा हमें गेहूं चाहिए, ठीक है. द किंग एक्सेप्टेड द सीमिंगली सिली बेट एंड स्टार्ट. उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद गेम स्टार्ट हो गया. सुनने में ये बहुत सिली लग रहा है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, मतलब कुछ मुट्ठी भर दाना वो मांग रहा है गेहूं का, ऐसा राजा को लगा. बट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज हियर एक्सप्लेन्ड इन दिस एग्जाम्पल. द गेम बट अनलाइकली फॉर हिम द मिनिस्टर वॉन. द किंग फेल्ट that fulfilling the minister's bet was so easy, he started with a single grain on the first square and proceeded to fill the other square following minister's suggested procedure.
But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pulled together would still be inadequate to cover all the 64 square. Now think of a teeny paramecium starting with just one individual and through binary fission doubling in number every day, and imagine what a mind boggling population size it would reach in 64 days provided food and space remained unlimited. अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सारी कहानी है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर को दिखाया गया. क्लियर. अब जैसे ये चेस बोर्ड का दिखा रहा है, चेस बोर्ड को फिल करना है तो 1 ग्रेन से स्टार्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं हाफ ऑफ द चेस बोर्ड में ही बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंच गई, मतलब वीट के नंबर पहुंच गया बिलियन तक. अब ऑब्वियसली इस बिलियन के नंबर को काउंट करने में, इतना अनाज इकट्ठा करने में उस राजा को तो टाइम लगेगा, उसकी प्रजा लगेगी, उसके सैनिक लगेंगे, वो कर रहे होंगे. तो राजा को समझ में आया कि ओके इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर को समझाया. इसी तरीके से पैरामीशियम के पॉपुलेशन में स्टडी किया जा सकता है, ई कोलाई की पॉपुलेशन में स्टडी किया जा सकता है कि अगर लिमिटेड सोर्स है तो वहाँ पे वो किस तरीके से इंक्रीज करेंगे. ठीक है. ये वाला ग्राफ बेटा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना. जब हम लोगों ने आर की वैल्यू निकाली थी तो आर की वैल्यू 0 है तो 0 पॉपुलेशन ग्रोथ है. ठीक है. आर पॉजिटिव में है, लो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. आर की वैल्यू ज़्यादा मोर पॉजिटिव है देन हाई इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, एंड निगेटिव है तो निगेटिवली इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. इट मीन्स कि बी इज लोअर देन डी. ठीक है. या डी इज ग्रेटर देन बी. जो मैंने बताया वही इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कहेगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेगा कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है. ठीक है. यहाँ पे एक लिमिट है रिसोर्सेज का. इस तरीके से आपको जैसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम जियो की तरह शुरू में जैसे अनलिमिटेड डेटा देके सबके हाथ में मोबाइल और डेटा पहुंच गया, वो इस तरीके से नहीं है कि आपको एकदम फ्री हर टाइम मिलेगा. नाउ यू पे एंड एंजॉय. ठीक है. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्चुअली में दो रियलिस्टिक कर जो नेचर में रियलिटी है. ठीक है. आपको किसी लिमिट में रह के चीजें में सर्वाइवल करना होगा. दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ. No population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. अब ऐसी कोई भी पॉपुलेशन नहीं है. आपका इक्वलाई भी जब तक आप कल्चर मीडियम को मेंटेन नहीं करोगे तब तक वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो नहीं करेगा. मैंने अभी बताया सिग्मॉइड कर्व ही होता है माइक्रोबियल ग्रोथ का. लैग फेज लो एक्सेलरेशन. ठीक है. लॉग फेज ग्रोथ कर्व एंड देन हाईली मल्टीप्लाई होते हैं लॉग फेज में. उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है. डिक्लेरेशन पीरियड आएगा जो एस बना रहा है कर्व वहाँ पे. उसके बाद स्टेशनरी आ जाएगा एंड देन डेथ फेज की तरफ चला जाएगा. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्चुअली सिग्मॉइड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स disposal unlimited resources to permit exponential growth. This leads to a competition between individual for limited resources. गॉस लॉ भी यही कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में दो स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज एक फूड रिसोर्सेज के लिए या एक रिसोर्सेज के लिए, कुछ भी फिजिकल इन्वायरमेंटल बायोटिक रिसोर्सेज वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए अगर वो वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट है तो उन दोनों स्पीसीज में एक ही स्पीसीज सर्वाइव करेगी. ठीक है. देखो जैसे हम कंपटीशन की बात करें, अभी नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग बस यही पढ़ना है कि पॉपुलेशन का कैसे इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसमें हमें ये सब देखना है. तो किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है यही डिपेंड करता है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा. अगर एक पॉपुलेशन के अंदर विद इन पॉपुलेशन अगर मतलब इंट्रा स्पीसीज समझो, इंट्रा स्पीसीज एक ही स्पीसीज में आप कंपटीशन करा रहे हो तो वो स्पीसीज नहीं खत्म होगी. ठीक है. उस स्पीसीज का पार्ट एक ए ग्रुप हो गया, एक बी ग्रुप हो गया. ए बी कंपटीट कर रहे हैं तो या तो ए सर्वाइव करेगा या तो बी सर्वाइव करेगा. तो ए या बी में से कोई ना कोई तो रहेगा. तो स्पीसीज नहीं खत्म होगी. मगर दो स्पीसीज, गॉस लॉ ये कहता है कि दो स्पीसीज एक रिसोर्सेज के लिए कंपटीट कर रही हैं तो एक ही उसमें से सर्वाइव करेगी और एक खत्म हो जाएगी टाइम के साथ. क्लियर. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, और इसके एक्सेप्शन भी है देखेंगे हम लोग. ठीक है. in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth.
This leads to a competition between individuals for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. The governments of any countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. अब जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी, हम लोग रिप्रोडक्शन वाले भी चैप्टर में देखे हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, और मैरिज पॉलिसी. जापान में क्या चलता है, वो मैरिज पॉलिसी, और वो उनके एक बच्चे होंगे तो वो उनको अवार्ड देते हैं, 2 बच्चे हों तो उनको और सारे वहाँ पे फैसिलिटी है. मतलब जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्क कर रही है. ये ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल हो गया. द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रेस्ट्रेंट विद अ फ्यू व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. इन नेचर, जैसे हमारे यहाँ भी है 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही है, ठीक है. 2 चाइल्ड पॉलिसी में गर्ल्स चाइल्ड पॉलिसी अलग से चल रही है, एक बेटी होगी तो उसका एजुकेशन या वटेवर कुछ योजनाएं चलती हैं, फिर एजुकेशन फ्री है, फिर 2 चाइल्ड पे 3 चाइल्ड पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती. इस तरीके से अलग अलग रूल्स हैं ताकि एक फोर्स रहे, एक फोर्सफुल्ली मेंटेन रहे कि पॉपुलेशन किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंट्री में मेंटेन है. इन नेचर रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, वेरियस रिस्ट्रेंट जो एक लिमिट लगाई दी गई. इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल. लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. नेचर इतना ही कैरी कर सकता है एंड रिप्रेजेंटेड बाई के. जैसे प्रोनाउंस हो रहा है ना, कैरिंग, कैरिंग में क वर्ड आ रहा है तो क से के याद रखना, ठीक है. Carrying capacity K for that species in that particular habitat. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phase of acceleration, अभी बताया मैंने, ठीक है, and deceleration and finally as asymptote. asymptote word important है बेटा, जो steady maintain हो रहा है, ठीक है. when population reach to carrying capacity level, when the population density reaches the carrying capacity. A plot of n in relation to time results in a sigmoid curve. This type of population growth is called Verhulst-Perl logistic growth. Very very important portion बेटा, Verhulst-Perl logistic growth, ठीक है, नाम याद रखना, Verhulst-Perl लॉजिस्टिक ग्रोथ, VPL ग्रोथ इसको बोलते हैं, VP लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है. एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर कह लो या कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस किया गया. एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी. ये वाला जो पोर्शन है वो कैरिंग कैपेसिटी का उसमें इम्पैक्ट है. तो अब हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, dn बाई dt, पहले क्या था, dn बाई dt इज इक्वल टू rn, ठीक है. तो rn पे कैरिंग कैपेसिटी का इम्पैक्ट क्या हो गया, ये कैरिंग कैपेसिटी का इम्पैक्ट है k माइनस एन डिवाइडेड बाई के माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई कैरिंग कैपेसिटी. यही फॉर्मूला हो जाएगा लॉजिस्टिक का. क्लियर है बच्चा. नाउ वेयर n इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज इक्वल टू अगेन इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, r इज इक्वल टू b माइनस d. क्लियर, ठीक है. Since resources for growth for most animal population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. अब ये आपको assertion reason होता तो यहाँ पे हो सकता है यार, हम लोग को कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, तो हमें कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में होना चाहिए. Since resources of growth for most animals population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. Gathered from government census data, the population figures for India for the last 100 years, plot them and check which growth pattern is evident. पहले दिखाया मैंने, ठीक है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन का हम लोगों ने देखा. तो अभी आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर 100 ईयर्स के डेटा का पूछा जाए तो जो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ
वो चल रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक डेटा आप बना के रखोगे। ठीक, अब यहाँ पे एक इमेज और है जहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है। देखो, कैरिंग कैपेसिटी इज व्हाट? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको फोर्सफुल्ली कोई ना कोई इन्वायरमेंट का फैक्टर वही तो रेजिस्ट करेगा ना बेटा, जो रिसोर्सेज कम होगा। जैसे डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई, इसने एक लिमिटेशन लगा दिया। हाथ है ना, हाथ जैसे हम पुश कर रहे हैं। फिर लो फूड सप्लाई, डिजीज, कोई डिजीज है उससे भी ग्रोथ, प्रीडेटर्स, लिमिटेड स्पेस, जो भी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है डिपेंडेंट ऑन द फूड एंड स्पेस। अगर उसको इतनी भी ग्रो नहीं कर सकती कि वो स्पेस से बाहर चला जाए, ठीक है, तो उसको लिमिटेड स्पेस और फूड जैसे रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होना होगा। तो कैरिंग कैपेसिटी इज जस्ट द रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में कौन रोल प्ले कर रहा है? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। क्लियर? अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, वो अगर हम फूड लिंक के फॉर्म में देखें, फूड चेन के फॉर्म में देखें, तो वहाँ पे प्रीडेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रे का प्रीडेटर ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे बहुत ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा तो वो वहाँ के हर्बीवोर्स के, अगर जस्ट सपोज वो कॉर्निवोर और वो हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर अब ज़्यादा नंबर में ग्रो करेगा तो वो वहाँ के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय होने लगा एक लिमिट से ज़्यादा। या उसका पैरेलली कोई दूसरा हर्बीवोर है, ठीक है, सेम लेवल का, तो उसकी ग्रोथ में कम कम आने लगेगा, क्योंकि इसका तो प्रीडेटर हट गया है। ठीक, एक हार्बीवोर का प्रीडेटर हट गया तो वो वहाँ पे पॉपुलेशन उसकी ग्रो करेगी। तो दीज ऑल आर द इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में जब पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये रहा यहाँ पे। अब हम लोग एक एनसीईआरटी वाला ग्राफ नहीं डिस्कस किए। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लोगे। बायोटिक पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड देन आपको वेवी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसा कोई स्मूथ एकदम स्टेडी स्टेट नहीं होता है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो इन्वायरमेंट है बेटा, ठीक है, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी आपकी ग्रोथ, बर्थ और डेथ ऐसी इक्वल नहीं हो सकती, तो एक वेवी अपीयरेंस होगा। तो इसको तुम अपना स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लोगे। क्लियर? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इक्विलिब्रियम एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहाँ पे वर्क करता है? कैरिंग कैपेसिटी पे फोर्सफुल्ली वर्क करता है ताकि वहाँ पे लिमिट रहे। तो बायोटिक पोटेंशियल, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इक्विलिब्रियम, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इक्विलिब्रियम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बायोटिक पोटेंशियल मतलब वो जो नेचुरल सिलेक्शन के बाद फिटनेस वाला शो कर रहा है, ठीक है। एंड कैरिंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय के विच पुश, ठीक है, उसने लिमिट बना रखी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइम टी। क्लियर बेटा? ये ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक, ये ग्राफ समझ लेना। बायोटिक पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ विदाउट लिमिट, एंड कंपटीशन, लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, एक कैरिंग कैपेसिटी, एक इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में ये ग्रोथ होगा तो सिग्मोइडल कर्व होगा, एंड अब्सेंस में होगा तो जे शेप्ड कर्व होगा। शुरू में ही हम लोग ये बातें स्टार्ट किए थे और अंत में हम उसी पे आ रहे हैं। क्लियर है बच्चा? नाउ क्या बात करनी थी? हाँ, ये देख लेते हैं एनसीईआरटी वाला इमेज। पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ कर्व ए इज व्हाट? व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फर्स्ट वाला dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकेंड वाला dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन एंड कैरिंग कैपेसिटी k माइनस एन अपॉन के। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ k। कैरिंग कैपेसिटी का इम्पैक्ट क्या है? k माइनस एन अपॉन के। तो इसको अलग से भी पूछ सकता है बेटा, k के इंट्रोड्यूस होने से उस पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज k माइनस एन अपॉन के। तो A graph represented the exponential growth and B is representing the limited growth or sigmoidal or logistic curve, and K is carrying capacity. Clear? ठीक है, टाइम वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है। नाउ एक मैंने डिफरेंस भी डाल रखा था, वेट करो जरा। ठीक है, एसिम्प्टोट पूछा जाता है। एसिम्प्टोट ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग जो कैरिंग कैपेसिटी है वहाँ पे जो ग्रोथ है, ठीक है, बर्थ इज इक्वल टू डेथ वाली, दैट इज एसिम्प्टोट। ये भी बेटा थोड़ा सा मार्क करके रखोगे।
ठीक, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, ट्रांजिशनल फेज, देन प्लेटो, स्टेशनरी फेज आ जाएगा और उसमें एसिम्पटोट कंडीशन आपको दिखेगी. Population size, the growth rate of the population accelerate in exponential, unrestricted growth, logistic, restricted growth, अलग अलग टर्म्स ध्यान में रखना है बेटा. The rate accelerate, this is the point where maximum growth takes place. जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ है वो कहाँ पे है बेटा, जहाँ से रेट हायर हो रहा है, जिसने इन्नेट, ठीक है, इन्नेट रिप्रोडक्शन मतलब इंटरनली उसकी इंट्रिंसिक हाई है और वो वहाँ से ग्रोथ को शो कर रहा है. ये पॉइंट भी याद रखना है तुम्हें. ग्राफ एक ही बनाओगे, उसी ग्राफ में ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर दोगे. नाउ अगर हम एक शॉर्ट में देखें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के क्या डिफरेंसेस हैं तो देख लेते हैं उसको. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू अ ग्रोथ हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर a specific period of time, while logistic growth refers to a population growth whose rate decrease with the increasing number of individual. मेंटेन रखना है उसको. क्लियर. ग्रोथ कर्व इज जे शेप, ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड या एस शेप. डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा है. डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपटीशन एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऐड हुआ है इसमें. इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे थे हम लोग. occurs when the resources are plentiful, occurs when the resources are limited. Does not frequently reach a stationary phase, reaches a stationary phase. Does not have an upper limit, has an upper limit called the carrying capacity. Applicable to any population that does not have a limitation for the growth. Applicable to any population that comes to its carrying capacity. Has two phase, lag and log phase. यहाँ पे stationary phase नहीं दिखा था. Has four phase, lag, log, deceleration and stationary phase. ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे डिसलेरेशन हो जाता है. Causing an explosion of the population, cause the relative constant growth rate in the population. करेक्ट है. Population crash occur due to mass mortality. पॉपुलेशन क्रैश अकर वेरी रेयरली क्योंकि एक लिमिट है वहाँ पे. बर्थ और रेट को, डेथ को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया है. कम्युनिटी डज नॉट अकर, कम्युनिटी ऑफन अकर. इस तरीके की चीज़ें नेचर में बहुत रेयरली दिखती हैं और जो नेचर में रियलिस्टिक ग्राफ है दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्राफ. ठीक है बेटा, कितने मिनट हो गए? 47. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल. सारे इक्वेशन समझ में आने चाहिए, ग्राफ समझ में आना चाहिए, जो डेटा दिया है दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो ग्रोथ दी हुई है उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल दिया है वो इम्पॉर्टेंट है. क्लियर है? चलो बाय बाय, टेक केयर. इसको कंप्लीट कर लेना एंड अपडेट कर देना मुझे.